डियर फ्रेंड्स, मैं इंतखाब आलम और आज है 24 अप्रैल। मैं आपके साथ एक बैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो बैंक है बंधन बैंक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये बैंक क्या है और कैसे इसकी ग्रोथ हुई और फिर कैसे बैंक जो है कब कब ये क्या परफॉर्मेंस रही इस बैंक की, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। तो बैंक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बता दूं जो कि बहुत दिलचस्प है। स्टोरी है बैंक की कि किस तरह से बैंक जो है वजूद में आया। जो इनके फाउंडर थे चंद्रशेखर घोष, वो एक बार क्या है किसी मार्केट में गए हुए थे अपने सर्वे के दौरान। तो उन्होंने देखा कि, और ये काफ़ी पहले की बात है, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है मार्केट खोलने से पहले बड़ी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है इकट्ठा हैं। तो एक कोई बंदा शख्स आता है, वो आने के बाद उनको जो है पैसे देता है 500-500 रुपये और उनसे उस 500 के बदले में 5-5 रुपये लेकर के वापस चला जाता है। शाम के टाइम वो बंदा फिर आता है और उनसे वो पैसे वापस ले लेता है। तो उनको ये बात समझ में आई कि ये बंदा इनको 500 रुपये देता है और उस पर 500 रुपये के बदले में वो 5 रुपये चार्ज करता है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट हो गया ये 1% को हो गया। तो ये एक तरह से एक दिन का लोन था और ये उन बंदों के लिए इजी भी था क्योंकि वो लोग जो है छोटे अमाउंट के लिए बैंक जा नहीं सकते हैं और बैंक इजीली लोन नहीं देता है क्योंकि उनको जो है कोलैटरल चाहिए होता है, गारंटी चाहिए होती है। तो हर आदमी उस कैपेबिलिटी में नहीं होता है कि उनको गारंटी दे सके और उसके प्रोसीजर भी लंबे होते हैं। तो ये इजी था उनके लिए। तो ये चीज़ इनको क्लिक करी और फिर इसी तरह से धीरे धीरे और ये चल करके आगे चल करके बैंक की स्थापना हुई, बंधन बैंक जो है वजूद में आया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैंने आपको बहुत छोटे टाइम पीरियड में बताया है और थोड़ा मुझे दिलचस्प लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो बैंक की जो स्टोरी थी वो ये थी, 2014 में ये जो है लिस्ट हुआ और तब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। आप देखते हैं कि क्या क्या इसकी पोजीशन रही और क्या मामला आगे चल करके बैंक ने कैसे इसको डेवलप किया। तो जो जैसा कि उन्होंने देखा था, जो उनकी थीम थी कि जो है छोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ही लोन देना है और कम अमाउंट में लोन देना है ताकि वो सिक्योरिटी भी रहे। और वो इसके बदले उनसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते थे। इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते थे इसलिए क्योंकि ये बहुत रिस्की सेक्टर है। रिस्की इसलिए था क्योंकि ज़्यादा तो कोई गारंटी लेते नहीं थे उनसे और उनको पैसे देते थे। तो वहाँ पर एक डर बना रहता था कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा था कि पैसा कहीं डूब ना जाए। तो वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते थे। और इन्होंने जो इनका फंडा था लोन देने का वो ये था कि वो ये ग्रुप लोन देते थे और बेसिकली लेडीज़ को लोन देते थे। और लेडीज़ को लोन देने का दो फ़ायदे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है केयर करती हैं पैसे अगर लेती हैं और उसको चुकाने की उनकी जो है रेशियो जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो जब ये बैंक का हम कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उस पर नज़र डालते हैं कि बैंक का जो है की परफॉर्मेंस रेशियो क्या है। अब बैंक कमाती कैसे है? बैंक तो जो है कोई चीज़ बेचती नहीं है, तो बैंक कमाती है, बैंक लोन देती है और लोन पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो ही उसकी आमदनी होती है। अब आपने देखा कि वो छोटे सेक्टर को लोन देती थी और उसका लोन अमाउंट बहुत कम होता था, यानी कि 1,000 से लेकर के 20,000 25,000 तक। और फिर ये अलग अलग कैटेगरीज में था, जैसे आप इसको लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आपको फिर जो है आगे ये ज़्यादा लोन देगी। तो यहाँ पर क्या था कि जब इंटरेस्ट ज़्यादा था और एक अच्छी बात ये थी, बहुत अच्छे से मैनेज किया था बैंक ने कि इनके जो गुड कस्टमर थे, गुड कस्टमर यानी कि जो पैसे लेकर के वापस इनको चुका देते थे, इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी 50% के आसपास है। तो इनके कस्टमर बेस भी अच्छा था, तो इससे इनको इंटरेस्ट में इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या बात है कि इंटरेस्ट इनकम में क्या था। मार्च 17 में 15.64 का था, मार्च 18 में ये 12.88% का हो गया, कम हो गया। मार्च 19 में ये हो गया 13.19% का, राइट। ये था इंटरेस्ट इनकम। अब देखते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम क्या थी। नेट इंटरेस्ट इनकम थी 9.62 मार्च 17, 8.14 मार्च 18, 8.93 मार्च 19 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्च 17 में बहुत ज़्यादा था और मार्च 18 में कम हो गया और मार्च 19 में 13.19% रहा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही 18 के मुकाबले। अब ये देखते हैं कि नेट में भी 9.62 था, फिर बाद में 8.14 हुआ, फिर बाद में 8.93 हो गया मार्च 19 में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को मिली। तो इसका एक बेसिक रीज़न था कि 2018 में पाबंदी लगा दी थी आरबीआई ने बैंक के ऊपर कि आप कोई भी नया ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं और आप बाउंड हैं कि आपको अपनी प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है उसको कम करना है। इसकी वजह से इन्होंने एक्विजिशन किया था
ग्रेफ फाइनेंस को, उसको एक्वायर किया था। और ये ग्रेफ फाइनेंस आपको मालूम होगा कि HDFC की सब्सिडियरी थी, जिसको इन्होंने बहुत हाई वैल्यूएशन पे खरीदा था, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम हो गया था इन्वेस्टमेंट की वजह से। अच्छा, अब इनका कासा, लेकिन कासा बढ़ा है। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इनके डिपॉजिट्स और एडवांसेस बढ़े। तो जैसे कि मार्च में था 29.43%, मार्च 18 में हो गया 34.32% और मार्च 19 में हो गया 40.75%। तो जब यहाँ पर कासा बढ़ा, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स बढ़े, तो यहाँ पर एक चीज़ ये होगी, जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के ऊपर जो है, बैंक इंटरेस्ट भी देती है हमारे पैसे पर, तो बैंक के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई, बैंक का खर्चा बढ़ गया जो इन्वेस्टर की नज़र से देखा जाए तो। और अगर हम जैसे जाते हैं जनरली, भाई बैंक तो हमको वही अच्छा है जो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट दे, तो कस्टमर के लिए बैंक अच्छा हो गया, इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया कि बैंक के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, लेकिन लोड का क्या मामला ये था कि इसके इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बहुत हाई थे, तो जिसकी वजह से ये उसको कवर कर लेती थी, तो यहाँ पर ये इशू नहीं आ रहा था। अब आगे देख लेते हैं कैसे है कि कंपनी के जो CAR होता है, CAR क्या है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेट। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं बैंक में, वो सही जगह सही बैंक है कि नहीं, उसका कैपिटल रेशियो कितना है। एडिक्वेसी माने क्या होता है? पर्याप्त। आपको पता होगा जो उसका वर्ड का मीनिंग है, तो इससे ही निकला है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेट। तो ये कितना है बैंक का? RBI के नॉर्म्स के हिसाब से मेरे ख्याल से 9% के आसपास कुछ है, और इनका जो है करीब करीब 23 to 25% है जो CAR है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है उनके नॉर्म्स के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए। अच्छा, नेट NPA टू एडवांस जो है वो भी 1% है, तो ये भी ठीक है। नेट NPA टू एडवांस क्या हो गया कि यानी कि मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए और 100 रुपीज़ में से 100 रुपये वापस नहीं आए, 99 रुपीज़ वापस आए, तो ये जो रेशियो होता है इसी को नेट NPA टू एडवांस कहते हैं, कि हमने जो पैसा दिया उसमें से कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो यहाँ पर क्या है कि आप समझ रहे होंगे ना कि हमने 100 रुपये दिए, 1 रुपये हमारा जो है डूब गया, वापस नहीं आया। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने की, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन जैसे होता है, ये बढ़ना नहीं चाहिए बैंक का। अगर ये बढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए सही संकेत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इन्होंने ग्रेफ फाइनेंस को एक्वायर किया था, बहुत बड़े वैल्यूएशन पर, काफ़ी पैसा उनको देना पड़ा, और उस बैंक का जो इंटरेस्ट लेती थी वो कम लेती थी। तो यहाँ पर क्या कि उनको उसका प्रोविज़न भी बढ़ाना पड़ा। तो मार्च 17 में मात्र 3.63 का था, और मार्च 18 में 76.24 का हो गया, और मार्च 19 में ये बहुत बढ़ करके हो गया 120.94, यानी कि 120.94 का हो गया। तो यहाँ इसकी वजह से बैंक पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं आगे कि इसका मार्केट कैप है 32,374 करोड़ का, और करंट मार्केट प्राइस का इस टाइम पर चल रहा है 199। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 201 के आसपास, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड प्राइस बता रहा हूँ। और 52 वीक लो है 152.20 का, और 52 वीक हाई है 650 का। तो इसका PE 10.25 का है, और ROE इसका काफ़ी अच्छा है 18.96% का। अब हम आगे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रोमोटर्स का जो शेयर है वो प्लेज्ड नहीं है। 60.95% की जो है इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, और इसमें FIs की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। मेरे ख्याल से 433 FIs की इसमें होल्डिंग्स है, और ये करीब करीब बन रहा है 13.05% का। और DIE की है 6.1% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया 2.75% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब आगे देखते हैं कि इसकी एनुअल रिजल्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न किया था 18 में 4,802.30 का, और मार्च में ये बढ़ कर के हो गया 6,644.05 करोड़ का। यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है हमको 38.35% की। अब आगे चल करके देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या हुआ, कि नेट प्रॉफिट मार्च 18 में हुआ था 1,345.56 करोड़ का, और मार्च 19 में 1,951.50 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमें जंप देखने को मिली 45.03% की। नेट NPA
नेट एनपीए पे देखते हैं, नेट एनपीए बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 0.00% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि नेट एनपीए जो 0.58% 2018 में था वही नेट एनपीए सेम रहा, चेंज नहीं हुआ 2019 में भी। तो ये अच्छी बात है कि इसका एनपीए इंक्रीज नहीं हुआ। रिटर्न जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पिछले 2 साल से लेकर के लास्ट 3 मंथ तक नेगेटिव रहा, पॉजिटिव इसने पैसा बना के नहीं दिया है, और ये आज भी नेगेटिव है। तो अब आगे देखते हैं, सिंगापुर की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है GIC, उसकी एफिलिएट कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, जिसने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है बंधन बैंक में। और उसका स्टेक था पहले इस बैंक में, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में 3.39% का था, अभी उसने अपना स्टेक बढ़ाकर कर लिया है 4.49% का मार्च क्वार्टर में। बैंक का रीपेमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, इसने हमेशा मेंटेन करके रखा है 98% का, जो हम पैसा देते हैं और उसको जो रिकवरी करते हैं इसे कहते हैं रीपेमेंट रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो भी कंपनी का 161% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा बैंक में कि अब हमें करना क्या है। तो मेरी जो फीलिंग है, यानी कि जो मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा हमें बैंक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी कंडीशंस जो है सही नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और ये इनका जो फोकस रहा है वो जो है छोटे लोन्स में रहा है, जिनकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती है उनके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा रहा है, और उनका एक्सपोजर भी सबसे ज़्यादा उसी से इनको पैसा आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी, आने वाले दिनों में लोगों के पास जॉब जब नहीं है तो वो इनका रिपेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू जो है मुझे लग रहा है कि हो सकता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा, यानी कि मेरा जो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है कि वो ये है कि इसमें थोड़ा सा मुझे होल्ड करना चाहिए, और होल्ड करने के बाद थोड़ा सा सिचुएशन को देखना है। अभी आने वाले 1 मंथ के पीरियड में या 15 डेज 1 मंथ के पीरियड में क्लियर होगी पिक्चर, उसके बाद देखते हैं अगर क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है जॉब्स नहीं हैं, लोग आ गए हैं, उनका रिपेमेंट का एक इशू होगा, उनसे कलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बैंक इसको कैसे डील करती है, किस तरह से सिचुएशन को वो हैंडल करती है, कैसे अपने ग्रोथ को मेंटेन रखती है, उसके बाद ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये थी मेरी अपनी राय जो मैंने आपके सामने रखी, और मेरा ये वीडियो जो है स्टडी पर्पस के लिए है। बस कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एक दूसरे से आदमी सीखता है, मैंने भी कहीं से सीखी हैं, कहीं से पढ़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ उसे शेयर करें, आप भी सीखें, समझें और समझ बढ़े। जितनी ज़्यादा समझ बढ़ेगी उतना ज़्यादा डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़, I will not say to subscribe or share. If you like it, then do it. Thank you. Bye-bye. Take care.